हेलो एवरीवन, मेरी यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम उपनिवेशवाद के दूसरे चरण यानी औद्योगिक पूंजीवाद के विषय में बात करेंगे, जिसका काल 1813 से शुरू होता है और 1858 तक रहता है। भारत की लूट से संचित पूंजी ने ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परिणाम स्वरूप 1765 से 1785 के बीच इंग्लैंड में नए नए आविष्कार हुए, जैसे हरग्रीव्स की कताई मशीन, जेम्स वॉट का भाप का इंजन, आर्काइट का वाटर फ्रेम, क्रॉम्पटन का म्यूल, कार्टराइट का पावर लूम आदि। आधुनिक मशीनों, कारखानों, नए नए आविष्कारों के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में आई औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को संसार का प्रधान उत्पादक और निर्यातक देश बना दिया। उद्योगों की स्थापना होने से जहां एक तरफ ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी और ब्रिटेन के मजदूरों को खाद्यान्नों की, वहीं दूसरी ओर कारखानों में बने माल की बिक्री के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता थी। भारत जैसा विशाल और अधिक जनसंख्या वाला देश उनके लिए जबरदस्त आकर्षण था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटेन ने भारत में नई नीतियां लागू की, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट पारित करके भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। चाय व चीन से व्यापार को छोड़कर कंपनी का भारतीय क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक ब्रिटिश व्यापारी के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब भारत कच्चे माल का निर्यातक व तैयार माल का आयातक बनकर रह गया, यानी यहाँ से कच्चे माल के रूप में कपास, चाय, कॉफ़ी आदि का निर्यात किया गया और वहाँ से मशीनों से निर्मित तैयार माल का भारत में आयात किया और मशीन निर्मित सामान से भारत के बाज़ारों को भर दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भारत का प्रयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में और ब्रिटेन पर आश्रित एक ऐसे उपनिवेश के रूप में करना चाहता था जो ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल और खाद्यान्नों का उत्पादन व उसकी पूर्ति करे। भारतीय आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण उस समय सूती, कपड़ा और हथकरघा उद्योग था। 1813 के बाद मुक्त व्यापार का सबसे पहला प्रहार भारत के कपड़ा उद्योग पर हुआ। ब्रिटिश सूती कपड़े उद्योग विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ सीमा शुल्क में भेदभाव का सिलसिला शुरू किया गया। भारत में आयात होने वाले ब्रिटिश सूती तथा रेशमी कपड़ों पर 3 से 5% और ऊनी कपड़ों पर 2% और वहीं ब्रिटेन को निर्यात किए जाने वाले सूती कपड़ों पर 1%, रेशमी कपड़ों पर 20% और ऊनी कपड़ों पर 30% टैक्स देना पड़ता था। इंग्लैंड में भारतीय कपड़े पर 30 से 70% व चीनी पर 300% आयात शुल्क देना पड़ता था। यह मुक्त व्यापार केवल ब्रिटेन के व्यापारियों के लिए ही मुक्त था। जो भारतीय वस्तुएं मुक्त व्यापार के बावजूद ब्रिटिश वस्तुओं का मुकाबला कर सकती थी, उन पर ब्रिटेन में भारी आयात शुल्क लगता था, जैसा कि ऊपर बताया गया है। परिणाम स्वरूप 1814 से 35 के बीच इंग्लैंड में बने सूती कपड़े की भारत में खपत 10 लाख गज से बढ़कर 5 करोड़ 10 लाख गज से भी अधिक हो गई और ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय सूती कपड़ों की संख्या 1844 तक 6300 गज ही रह गई। 1850 तक स्थिति ऐसी हो गई कि भारत, जो कई वर्षों से सारी दुनिया को कपड़ा भेजता आ रहा था, अब निर्यातित कुल ब्रिटिश सूती कपड़े का 1/4 अपने यहाँ मंगाने लगा। इंग्लैंड की मशीन से बने कपड़ों ने जहाँ भारत के बुनकरों को बर्बाद किया, वहीं दूसरी ओर मशीन से बने सूत ने सूत काटने वालों को उजाड़ दिया। सूती कपड़े के अलावा रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, लोहे के बर्तन, कांच, कागज आदि के मामले में भी यही हालात हुए। शुल्कों का यह भेदभाव 1840 में समाप्त हुआ, किंतु तब तक विदेशी वस्तुएं भारतीय बाजार में अपना प्रभुत्व जमा चुकी थी। देश में बने पीतल व तांबे के बर्तनों के स्थान पर यूरोप से आयात की जाने वाले कलईदार बर्तन और एल्यूमीनियम के सामान का प्रयोग होने लगा। जिन जिन क्षेत्रों में रेलें पहुंची, वहां सस्ता विदेशी लोहा व इस्पात पहुंच गया, जिससे लोहा गलाने वाले देशी उद्योग समाप्त हो गए। इस प्रकार शहरों व गाँवों में रहने वाले लाखों लोगों के पास खेती करने के अलावा कोई और विकल्प शेष नहीं बचा, जिससे गरीबी व बेरोजगारी बढ़ी। इस चरण में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कच्चे माल का स्थान प्रमुख हो गया, जैसे रुई, नील, अफीम, जूट, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, खालें इत्यादि। इस तरह इन वाणिज्यिक फसलों पर बल दिया गया और कृषकों को इनके उत्पादन के लिए मजबूर किया गया। भारत की ज़रूरतों की अवहेलना और यहाँ की जनसंख्या को भूखा मारते हुए खाद्यान्नों जैसे कि गेहूँ, चावल आदि के निर्यात में बढ़ोतरी हुई, जिससे भारत में खाद्यान्न की कमी पैदा हुई और भूखमरी बढ़ी। हस्तकला उद्योग का विनाश, आंतरिक व्यापार से भारतीय व्यापारियों को वंचित किया जाना, भारतीय जमींदारों की लूट, बागानों में वृद्धि, अफीम की बंधुआ मजदूरी, कपास आदि वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन
आदि, जिससे खाद्यान्नों के उत्पादन पर असर पड़ा व अकाल की परिस्थितियां पैदा हो गई। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत में 7 अकाल पड़े और 19वीं सदी के उत्तरार्ध 14 बार अकाल पड़े, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। इसके अलावा इस चरण में कुछ गंभीर समस्याएं भी सामने आईं, जिन्होंने आम नागरिक की क्रय शक्ति को काफ़ी कम कर दिया। जैसे भारत को आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं की अदायगी करनी होती थी, कंपनी के हिस्सेदारों को हिस्सा भी देना होता था, अवकाश प्राप्त सैनिकों व नागरिक कर्मचारियों को पेंशन देनी पड़ती थी, ब्रिटिश व्यापारियों व बागानों के मालिकों को दिए जाने वाला लाभांश भी भारत को देना पड़ता था। इस प्रकार भारत से लगातार पूंजी का बहिर्गमन होता रहा। इंग्लैंड में जहां हथकरघा उद्योग के विनाश का स्थान नए मशीनी उद्योग ने ले लिया, वहां भारत में दस्तकारों व बुनकारों के विनाश का स्थान किसी अन्य उद्योग ने नहीं लिया। अतः ब्रिटिशों को यह स्पष्ट हो गया कि यदि भारत अपने साधनों का विकास नहीं करता तो भारत के बाजारों में उनका सामान नहीं बिक सकेगा। यानी जब तक भारतीयों के पास ब्रिटिशों के इस मशीन से बने सामानों को क्रय करने यानी खरीदने की शक्ति नहीं होगी, तब तक भारतीय बाजारों में उनका सामान नहीं बिक सकेगा। तो इसलिए क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किए गए, जैसे कृषि का विकास व अन्य जैसे आंतरिक संचार व यातायात के साधनों का विकास। एक अन्य विरोधाभास था प्रशासन और सेना पर खर्च बनाम भारत के विकास पर खर्च, यानी प्रशासन और सेना पर खर्च किया गया और उसे भारत के विकास पर खर्च का नाम दिया गया। भारत की आर्थिक शोषण को इस उद्देश्य के अनुसार संभव बनाने हेतु एक नए राजनीतिक और आर्थिक ढांचे की आवश्यकता थी। भारत में सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए मुक्त व्यापार की नीति तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों और व्यापारियों को भारत में आने जाने बसने की छूट के अलावा जमींदारी व रैयतवाड़ी व्यवस्थाओं के माध्यम से लगान इकट्ठा करने के तरीकों में भी परिवर्तन किए गए। प्रशासन को और अधिक व्यापक बनाया गया। कर उगाने, कानून व्यवस्था को कड़ा करने तथा व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने की दिशा में भी कदम उठाए गए। रेलवे के विकास से प्रशासन की पहुंच गांवों तक हो गई, ताकि ब्रिटिश वस्तुएं छोटे कस्बों और गांवों तक पहुंच सके और वहां से निर्यात के योग्य कच्चा माल इकट्ठा किया जा सके। राज्य के कानूनी ढांचे में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई, ताकि यह व्यापारवादी पूंजीवादी संबंधों की रक्षा कर सके। तो भारतीय दंड संहिता तथा सिविल प्रक्रिया संहिता के रूप में नई न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया गया। नए प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था तथा ब्रिटिश व्यापारिक संगठनों के लिए काफी मात्रा में पढ़े लिखे बाबुओं की आवश्यकता थी। अतः 1813 के बाद आधुनिक पश्चिमी शिक्षा आरंभ की गई, जिसे 1833 के बाद अधिक विकसित किया गया। तो उपनिवेशवाद के दूसरे चरण पर एक बार फिर से नज़र डालें तो इस चरण में सबसे पहले इंग्लैंड में भारत की लूट से पूंजी संचित हुई और इससे इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई, जिसके परिणाम स्वरूप 1765 से 1785 के बीच इंग्लैंड में नए नए आविष्कार हुए। नए नए आविष्कारों से उद्योगों की स्थापना हुई। तो वहाँ के उद्योगों को कच्चे माल की आवश्यकता थी और ब्रिटेन के कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को खाद्यान्नों की आवश्यकता थी। दूसरी ओर कारखानों में बने माल की बिक्री के लिए यानी कारखानों में तैयार माल को बेचने के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता थी, जिसके लिए भारत एक ज़बरदस्त आकर्षण था। तो इसके लिए ब्रिटेन ने 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया, जिसके तहत ब्रिटेन के व्यापारियों को भारत में मुक्त व्यापार की इजाज़त दे दी गई और कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किस चीज़ को छोड़कर? चाय और चीन से व्यापार को छोड़कर। ब्रिटिश उपनिवेशवाद अब भारत का प्रयोग ब्रिटेन की मशीन निर्मित वस्तुओं के एक बाजार के रूप में करने लगा। ऐसी नीतियां अपनाई गई कि भारत के उद्योग धंधों का पतन शुरू हुआ। सबसे पहला प्रहार जो भारत के उद्योग पर हुआ वो सूती कपड़ा उद्योग पर किया गया। ब्रिटेन के सूती कपड़ा उद्योग को विकसित करने के लिए भारत से कपास यानी कच्चे माल का आयात किया जाता, वहां से बदले में मशीन से निर्मित सूती कपड़ों का भारत में निर्यात किया जाता। सूती कपड़ा उद्योग के अलावा रेशमी, ऊनी कपड़ों, बर्तनों, लोहे के व्यापार, कागज, कांच आदि का भी यही हाल हुआ। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ी। दस्तकार, शिल्पकार, लोहा गलाने वाले सबके काम धंधे जो थे वो बिल्कुल बंद हो गए। भारत से खाद्यान्नों के निर्यात से वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देने से खाद्यान्नों की कमी हुई, जिससे भुखमरी बढ़ी और अकाल की स्थिति पैदा हुई।
इसके अलावा इस चरण में लगान इकट्ठा करने के तरीकों में बदलाव किया गया। ज़मींदारी, रैयतवाड़ी व महालवाड़ी प्रथा अपनाई गई, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों से कच्चा माल इकट्ठा करने के लिए और अपना मशीन निर्मित सामान देश के विभिन्न हिस्सों में बेचने के लिए रेलवे का विकास किया गया और न्यायिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश व्यापारिक संगठनों के लिए पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता थी, तो इसके लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा आरंभ की गई 1813 में। तो इस प्रकार भारत में उपनिवेशवाद के दूसरे चरण में यानी औद्योगिक पूंजीवाद के चरण में ये चीज़ें उभर कर सामने आई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का